बच्चों नमस्कार, मैं उमराव सिंह आपका हिंदी शिक्षक। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का नेक्स्ट टॉपिक जो है विशेषण को पढ़ेंगे। ग्रामर में पिछले कक्षा में हमने पढ़ी थी क्रिया के बारे में पढ़ा हमने, सकर्मक रहकर्मक क्रिया, और उसी का पार्ट है जो टॉपिक आपका है 2 नंबर का क्रिया और विशेषण। उसका अगला टॉपिक आपका विशेषण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विशेषण की अर्थ इसका और इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा आप जानते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आप नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विशेषण का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, अर्थात इनकी मुख्य कार्य की बात करते हैं। तो विशेषण का प्रयोग हम किसी भी संज्ञा को या किसी सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनामों से अलग करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए एक स्थान में 2 वस्तुएं रखी हुई हो, सिर्फ 2 मार्कर रखी हुई है मेरे पास में ये, और उनमें से मुझे एक मार्कर चाहिए, एक को अलग करना हो, तो मैं किसी न किसी विशेषता के जरिए ही इस संज्ञा को अन्य संज्ञा से या दूसरी संज्ञा से मैं अलग कर सकता हूँ। जैसे इसका रंग रूप बता करके, इसका रंग आदि बता करके, इसकी विशेषता और भी विशेषता संख्या बता करके, इसका परिमाण हो तो परिमाण बता करके, कोई भी ऐसी विशेषता हो तो वो बता करके मैं संज्ञा को संज्ञा से अलग कर सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण का जो मुख्य कार्य है वो किसी भी संज्ञा सर्वनाम को किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से अलग करना होता है। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेषी क्या होता है। तो विशेषण की बात तो हमने कर ली है कि जो सब शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताएंगे उन्हें हम विशेषण कहेंगे। अब ये जिन शब्दों की विशेषता बताएंगे उनको हम विशेष्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा अच्छी पुस्तक, अच्छी शब्द यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, और पुस्तक शब्द यहाँ पर विशेष्य कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम जो है विशेष्य कहते हैं। अगली बात करते हैं विशेषण के प्रकार। तो देखिए विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। आप नोट कर लीजिए कि विशेषणों के जो प्रकार है वो 5 होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 विशेषण का गुणवाची विशेषण, सारे विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा एक साथ। गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, व्यक्तिवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार हैं और हम एक एक प्रकार को विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाची विशेषण की। आप नोट कर लीजिए, पहला प्रकार है गुणवाची विशेषण। किसी भी वस्तु आदि संज्ञा आदि का गुण किसे कहते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु को हम देखते हैं तो सबसे पहली विशेषता जो हमारे दिमाग में आती है वो उस वस्तु का गुण होता है। अब गुण का तात्पर्य क्या है, तो जो वस्तु हम देखते हैं उस वस्तु का रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसकी दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, आदि जो चीजें हैं ये सब गुण कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था आदि बताने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। अर्थात किसी वस्तु का गुण क्या होता है, उसका रंग हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास नहीं है, मान लो इसका रंग कैसा है, ये सफेद रंग का है, ये काले रंग का है, तो रंग सब जो है उसका गुण हो गया। इसका रूप कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, उसका रूप हो गया है। आकार, इसका आकार कितना है, इसका ये छोटा है, बड़ा है, उसका आकार हो गया। प्रकार, महंगा है, सस्ता है, कई प्रकार के, मैं पूछूंगी पेन मार्कर कितने प्रकार के होते हैं, जो भी प्रकार इसका है वो प्रकार हो गया। दशा, इसकी दशा कैसी है, ये किस अवस्था में है, किस दशा में है, ये अच्छी अवस्था में है, अच्छी दशा में है, लिक्विड है, ठोस है, तरल है, यह द्रव्य है, गैस है, जो इसकी अवस्था है आदि जो है इसकी अवस्था हम कोमल है, कठोर है कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है क्या कहलाएगी, किसी वस्तु संज्ञा आदि का गुण कहलाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम आदि का रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाची विशेषण कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं इसकी परिभाषा, और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे लाल पेन, उसका लाल का रंग हो गया। अच्छा बालक, उसी प्रकार से महंगे कपड़े, ठीक है, छोटा घर, दशा अवस्था कोमल, कोई भी वस्तु हो, जैसे वस्त्र है कोमल वस्त्र,
या कठोर पत्थर, पत्थर कठोर होगा तो कठोर कोई वस्तु है तो उसके बारे में कह सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे जो शब्द हैं, लाल हो गया, अच्छा हो गया, कोमल हो गया, कठोर हो गया, छोटा हो गया, ये सब चीजें क्या है, एक सारे गुणवाची विशेषण कहलाएंगे। और आगे बात करते हैं। अब देखिए गुणवाची की बात हमने भी की है, तो गुणवाची के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा, कौन सा पढ़े, क्यों पढ़े। तो देखिए किसी वस्तु को अगर हमें किसी अन्य वस्तु से अलग करना हो तो सबसे सरल सस्ता जो माध्यम है या तरीका है वो क्या है कि हम उस वस्तु का गुण बता करके उस वस्तु को अलग कर सकते हैं। किंतु देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास में एक जैसी एक से अधिक वस्तुएं होती है, तब उस अवस्था में हमें किसी वस्तु को उससे अलग करना हो तो उसका गुण जो है हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के गुण समान है, दोनों का रंग रूप आकार प्रकार सब कुछ समान है। तो अब हमें इसकी विशेषता बताने के लिए या इस वस्तु को हमें किसी दूसरी वस्तु से अलग करने के लिए हमें यहाँ पर किसी और विशेषता की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर हम जो है गुण से काम हमारा नहीं चल पाएगा। तो अब हम यहाँ पर संख्या बता करके किसी संज्ञा को अन्य संज्ञा से अलग कर सकते हैं। तो दूसरा भेद हमारा आएगा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण नंबर 2, जैसे किसी संज्ञा के साथ में कहा एक व्यक्ति, 5 पुस्तकें, आदि। तो एक हो गया, 5 हो गए, जो 5 शब्द है, एक शब्द है, ये क्या है, ये संख्याएं है। ये तो किसी भी संज्ञा आदि की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कह सकते हैं। मान लीजिए किसी एक स्थान पे जो है एक पुस्तक रखी हुई है और किसी स्थान पे जो है 2 पुस्तकें रखी हुई है। अब हमें एक पुस्तक चाहिए तो हम कहेंगे एक पुस्तक लेकर के आओ या 2 पुस्तक लेकर के आओ। 2 पुस्तक जहां रखी हुई है वो स्वतः ही उस पहली पुस्तक से अलग हो चुकी है, अतः हमने उन संज्ञाओं की संख्या बता करके हमने उन संज्ञाओं को उनसे अलग कर दिया। तो यहाँ पर संख्या बता करके भी किसी वस्तु आदि की विशेषता बताई जा सकती है। तो नंबर 2 हो गया संख्यावाची। कई बार क्या होता है, जो संख्याएं होती है वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे हमने कहा यहाँ पर 1, 2, 5 आदि ये निश्चित संख्याएं हैं। लेकिन कई बार हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें तो है, उनकी संख्या भी बताई गई, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है। बहुत सारी, यानी कि मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, कम पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर्याप्त पुस्तकें हैं, थोड़ी सी पुस्तकें हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, अनिश्चितवाची संख्या होगी। हालांकि संख्यावाची शब्द ही कहलाएंगे वो भी, लेकिन हम इनको जो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। इसकी भेद तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्या में। अर्थात जो संख्यावाची विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या इनको 2 रूपों में हम कह सकते हैं कि निश्चित संख्या भी हो सकती है और अनिश्चित संख्या भी हो सकती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी कोई संज्ञा है, ये समझ में आपके आ गया होगा। इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि किसी वस्तु आदि या संज्ञा सर्वनाम आदि की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब अगला जो भेद है उसकी बात हम करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जिसकी हम संख्या भी नहीं बता सकते, उसका रंग रूप भी हम नहीं बता सकते, तो फिर उस वस्तु को हम और किस प्रकार से अन्य वस्तुओं से अलग कर सकते हैं। तो देखिए संज्ञाएं जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। या तो उनको हम गिन सकते हैं, ये गिनने के आधार की बात हम कर रहे हैं कि संज्ञाओं को गिनने के आधार पे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 गिनने योग्य और नंबर 2 नहीं गिनने योग्य। अब जिनकी हम गिनती करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 2 मार्कर है तो इनकी हम गिनती करेंगे, तो ये गिनने योग्य, इसको इंग्लिश में काउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कई संज्ञाएं भी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जिनको गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, तेल है, घी आदि है, तो उनको हम अगिनने योग्य नहीं गिनने योग्य संज्ञाएं कहेंगे। तो उनको हम जो है किसी अन्य संज्ञा से अलग कैसे करें, तो जो संज्ञाएं गिनी जा सकती है उनकी तो होगी संख्या, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी बातें भी हमने की है, और जिनको हम गिन नहीं सकते उनका होगा परिमाण। परिमाण का मतलब नाप, तोल, माप आदि, इन संज्ञाओं की मात्रा कितनी है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में ऐसी कोई संज्ञा है जिसकी संख्या नहीं बता सकते, उसका परिमाण बताया जा सकता है, तो हम उस संज्ञा को परिमाण बता करके भी अन्य संज्ञाओं से अलग कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला प्रकार है वो हो जाएगा परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण कहलाएगा अगला प्रकार जो हमारा होगा। अब परिमाण की बात करते हैं, तो जो संज्ञाएं अभी बताया मैंने गिनने योग्य नहीं होती है, उनका परिमाण की मात्रा होती है नाप, तोल, माप। जैसे कि हमने कहा 1 किलो चीनी, 1 किलो यह परिमाण कहलाएगा। 1 लीटर दूध, 1 लीटर यह परिमाण हो गया। 1 मीटर कपड़ा,
1 मीटर यहाँ पर परिमाण हो गया। अब देखिए नाप तोल माप की बात हम कर रहे हैं कि वे संज्ञाएं जिनका नाप तोल माप होता है, ये नाप तोल माप की बात की जाती है, उसे परिमाण कहते हैं। तो यहाँ पर नाप कौन सा है, तोल कौन सा है और माप कौन सा है? 1 किलो। इसे हम क्या कहेंगे? 3 शब्द हैं, नाप, तोल और माप। नाप किसे कहते हैं, तोल किसे कहते हैं और माप किसे कहते हैं? नाप का मतलब नापना, तोल यानी तोलना और माप यानी कि मापना। तोल तोलना, 1 किलो चीनी तोलते हैं, तोल हो गया इसका। 1 लीटर दूध का माप होता है, माप हो गया। और 1 मीटर नाप होता है, इसको नाप कहेंगे। अर्थात वे संज्ञाएं जिनका नाप तोल्य माप होता है वो परिमाण योग्य होती है, उनको गिन नहीं सकते हैं तो उनको परिमाण बताएंगे। देखिए परिमाण बता करके भी किसी संज्ञा को अन्य संज्ञाओं से अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी स्थान पे जो है 2 किलो चीनी रखी हुई है और वहीं पास में जो है 1 किलो चीनी भी रखी हुई है और हमें जो है एक पैकेट को दूसरे से अलग करना है तो हम उसका परिमाण बताएंगे कि 1 किलो चीनी यहाँ लेकर के आओ या 2 किलो यहाँ लेकर के आओ। तो स्वतः ही क्या हुआ, उसका परिमाण बताने से वो संज्ञा अन्य संज्ञाओं से अलग हो चुकी है। तो जिन संज्ञाओं का हम परिमाण बता सकते हैं उनका परिमाण बता करके भी अन्य संज्ञाओं से अलग किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि का परिमाण बताते हैं उसे परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम आदि का परिमाण बताने वाले शब्दों को परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अब परिमाण भी दोस्तों 2 तरह का हो सकता है, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। निश्चित और अनिश्चित ये कैसे होगा? तो मान लीजिए अभी हमने कहा ये 1 किलो चीनी है, 1 लीटर दूध है, तो ये निश्चित परिमाण है, निश्चित संख्या है, यानी कि संख्या तो नहीं कह सकते, परिमाण ही कहेंगे, ये निश्चित परिमाण है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे हमारे पास में थोड़ी सी चीनी है, कम दूध है या अधिक जो दूध है, तो कम हो गया, पर्याप्त हो गया, अधिक हो गया, न्यून हो गया, अल्प हो गया, ये सब क्या है? ये अनिश्चित शब्द है। ये इसमें निश्चित नहीं कि हमारे पास में कोई वस्तु कितनी है, लेकिन उसका परिमाण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा के परिमाण कहते हैं। तो अब देखिए अगर हम उसका परिमाण बताएंगे और वो अनिश्चित होगा तो भी होगा तो परिमाण ही। तो चाहे शब्द निश्चित हो चाहे शब्द अनिश्चित हो, इसको हम इसके 2 प्रकार कर सकते हैं, इसको इसके 2 भेद कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि परिमाण के 2 रूप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाण। या हम संख्या फिक्स बताएंगे कि ये उसका परिमाण फिक्स है, 1 किलो, 2 लीटर आदि, तो वो निश्चित होगा। और अगर हम थोड़ा बहुत ज्यादा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये आपका अनिश्चित परिमाण होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि संख्यावाची जो विशेषण हमने पढ़े थे, ये मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें हैं, ये मेरे पास में जो है पर्याप्त पुस्तकें हैं, तो वहां भी वो अनिश्चित संख्या थी और यहाँ अनिश्चित परिमाण शब्द वे यहाँ भी काम आ सकते हैं, किंतु वहां पर हमने बात की थी संख्या की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिमाण। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर थोड़ा शब्द आ गया तो हम उसको संख्या करेंगे, या थोड़ा एक कम शब्द आ गया उसको परिमाण ही करेंगे। हमें ये देखना है कि थोड़ा कम, ज्यादा, अधिक ये किसके साथ में आया है, ये संख्या के साथ में आया है, संख्या के लिए आया है या परिमाण के लिए आया है। परिमाण के लिए आया होगा तो परिमाणवाची विशेषण होगा। जैसे हम कहें मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें हैं, अब थोड़ा शब्द यहाँ पर संख्या के लिए आया है तो वो अनिश्चित संख्या कहलाएगी और विशेषण होगा आपका संख्यावाची विशेषण। अगर हम कहें हमारे पास थोड़ा सा दूध है, थोड़ी सी चीनी है, तो यहाँ पर शब्द जो है थोड़ा सा शब्द वही है, ठीक है, थोड़ी सी चीनी है, थोड़ी सी पुस्तकें हैं, सेम शब्द है, लेकिन यहाँ पर परिमाण के लिए आया है तो इसे परिमाणवाची विशेषण कहेंगे। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। अब जो अगला इसका भेद है वो पढ़ते हैं हम, 3 भेद हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखिए अगर किसी संज्ञा की, संज्ञा सर्वनाम आदि की का हम गुण नहीं बता सकते, संख्या नहीं बता सकते या उसका परिमाण नहीं बता सकते, तो ऐसा और कौन सा तरीका है जिससे हम उस संज्ञा को अन्य संज्ञाओं से अलग कर सकते हैं? तो अलग जो अगला हमारा जो तरीका है, जो भेद है, वो है संकेतवाची विशेषण, यानी कि संकेत करके भी किसी संज्ञा को अन्य संज्ञाओं से अलग किया जा सकता है। संकेतवाची विशेषण कहेंगे इसको, संकेतवाची विशेषण, संकेत करके। अब संकेत कैसे करेंगे? मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं क्लास के अंदर और वहां हम कहेंगे यह है बालक। अब देखिए हमने यहाँ बालक का वो रंग रूप नहीं बताया, न इसकी संख्या बताई, परिमाण वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो न संख्या बताई है, न संख्या और संख्या में अंदर है, न संख्या बताई है और न परिमाण और न यहाँ पर रंग रूप का यह बालक। ये बालक खड़ा होगा, ये बालक इधर आएगा, ये बालक इधर बैठेगा, तो यह शब्द जो है ना, इस शब्द से हमने क्या किया, बालक की ओर संकेत किया। यानी किसी भी संज्ञा को की ओर हम संकेत करके भी इसको अलग कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान देने की बात यह है कि संकेत जब भी होगा वहां कोई ना कोई सर्वनाम अवश्य आएगा। तो इसका दूसरा नाम एक और है और वह सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण,
संकेत भी कर सकते हैं। और संकेत किससे होगा? सर्वनाम के साथ में संकेत होगा। यह है बालक, वह वस्तु, यह है पेन, यह है पुस्तक, यह घर किसका है, हम कहते हैं। तो यह सब जो है संकेत के लिए है। तो यहाँ पर ये इसका नाम होगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण है। सार्वनामिक क्यों कहा हमने? क्योंकि ये सर्वनाम से बना हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और संकेतवाची क्यों कहा? हमें संकेत भी यहाँ पर होता है। इसकी परिभाषा देखिए, संकेतवाची विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ परिभाषा का मतलब दोनों का सेम ही होगा, क्रिया तरीका जो दोनों का अलग अलग होगा। संकेतवाची, जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि की ओर संकेत करते हैं या संकेत के माध्यम से अंग को अलग किया जाता है तो उसे हम संकेतवाची विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम से किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है या सर्वनाम से बने विशेषण शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक परिभाषा यहाँ पर और हो सकती है। दो तो ये हो गई, जो संकेत किया जाए संकेतवाची विशेषण कहलाएगा, सर्वनाम से बना हुआ है तो वो सर्वनाम विशेषण कहलाएगा। बात दोनों फिर भी एक ही है। अब यहाँ पर संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ यह शब्द है, ये तो सर्वनाम है, सर्वनाम होते हुए विशेषण कैसे हो गया? ये है, वह, मैं, तू आदि सर्वनाम होते हैं। देखिए सर्वनाम तो होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा राम घर जा रहा है और फिर राम के स्थान पे हमने कह दिया वह घर जा रहा है, तो राम संज्ञा, इसके स्थान पे हमने कह दिया वह, तो संज्ञा के स्थान पे आ गया शब्द वह, ये सर्वनाम होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर सर्वनाम तो है लेकिन किसी संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आया है, अतः ये सर्वनाम नहीं हो सकता। सर्वनाम था लेकिन अब ये सर्वनाम के रूप में नहीं है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है ये वो कौन सा कर रहा है? ये कार्य कर रहा है किसी एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से अलग करने का कार्य है। यानी जो कार्य विशेषण का होता है कि वो कार्य कर रहा है, और जो विशेषण का कार्य कर रहा है तो फिर विशेषण होगा, सर्वनाम नहीं होगा। अभी सर्वनाम होते हुए क्या बन चुका है? यहाँ पर ये विशेषण बन चुका है। तो देखिए, जब संज्ञा और सर्वनाम, ये संज्ञा ही सर्वनाम है, जो संज्ञा सर्वनाम दोनों किसी एक ही वस्तु आदि के लिए आए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तीन परिभाषाएं हो गई, मतलब तीनों का एक ही है, ठीक है। संकेतवाची, जब किसी संज्ञा आदि को संकेत के माध्यम से अलग किया जाए या संज्ञा आदि को संकेत करने वाले विशेषण शब्दों को संकेतवाची कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि संकेतवाची विशेषण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आप वैसे लिख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम आदि को संकेत करने वाले विशेषण शब्दों को संकेतवाची विशेषण कहा जाता है। अगर आपके सवाल ये आए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सर्वनाम से बने विशेषण शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही वस्तु आदि के लिए आए तो उस सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तीन परिभाषाएं आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए आपको जो है सर्वनाम का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्वनाम कौन कौन से सर्वनाम में हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, और भी अगर आपको समझ में नहीं आए, दिक्कत आए तो एक बार समझ लीजिएगा आप। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो ये है, वह, मैं, तू, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इनकी संख्या होती है। अब 11 सर्वनामों से भी और सर्वनाम बन सकते हैं, जैसे ये ऐसे इसने बन जाएगा, इसने, इसको, इसके लिए, इसमें आदि शब्द। कारक चिन्ह के साथ सर्वनाम में रूप बदलते रहते हैं, एक वचन में, बहुवचन में, प्रत्येक कारक चिन्ह के साथ में इसके रूप भी बन सकते हैं। इनमें से कोई भी सर्वनाम संज्ञा के साथ में आ गया तो वो सर्वनाम नहीं रहेगा, वो संकेतवाची विशेषण बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 4 भेद हमारे हो चुके हैं संकेतवाची। इससे पहले 3 पढ़ लिए हमने। नंबर 1 पढ़ा हमने गुणवाची विशेषण, नंबर 2 पढ़ा हमने नंबर 1 गुणवाची, नंबर 2 संख्यावाची, नंबर 3 परिमाणवाची, नंबर 4 संकेत, नंबर 5 संकेतवाची पढ़ लिया हमने। नंबर 5, क्या और भी ऐसा कोई तरीका है क्या जो हम किसी संज्ञा को अन्य संज्ञाओं से अलग कर सकते हैं, उसकी विशेषता बता सकते हैं? तो देखिए, किसी व्यक्तिवाची जो स्थान संज्ञा आदि होती है, व्यक्तिवाची संज्ञा से भी कई बार विशेषण बना लिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाची विशेषण। कैसे? किसी स्थान का नाम है, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अब देखिए, जयपुरी में वस्तु प्रसिद्ध है तो हम क्या कहेंगे, ये जयपुरी है। जोधपुर की प्रसिद्ध है तो जोधपुरी, जयपुरी रजाइयां प्रसिद्ध होती है, जोधपुरी साफे पगड़ी प्रसिद्ध होती है, बीकानेरी नमकीन है। तो ये शब्द जयपुरी शब्द जयपुर से बना है।
अब ये जयपुरी शब्द जो है संज्ञा नहीं रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अब नहीं है, क्योंकि जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उससे बना है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा बीकानेरी नमकीन, मान लीजिए हमारे पास में 3 प्रकार के नमकीन है, एक बीकानेर की है, एक जयपुर की है और एक जोधपुर की है। 3 नमकीन है और एक हमने जो है 3 में से एक को अलग करना है, तो हम कहेंगे बीकानेरी नमकीन कौन सी है, बीकानेरी नमकीन ये होगी। इसका मतलब क्या किया हमने, एक संज्ञा को अलग किया। किससे अलग किया हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके हमने इसको अलग किया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी जो है कई बार संज्ञाओं को अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाची विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, वे शब्द या वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाची संज्ञा से बने विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाची विशेषण कहते हैं। सिंपल से है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम करेंगे और उससे किसी वस्तु की विशेषता बताएंगे तो व्यक्तिवाची विशेषण बन जाएगा। इनके मुख्य 5 भेद होते हैं, हमने 5 भेद पढ़े हैं। इसके अलावा भी 2 भेद इसके अन्य और भी होते हैं, आप वो भी समझ लीजिए। इनको हम कहेंगे अन्य भेद या अन्य विशेषण। ठीक है, ये बता प्राय विशेषण, ये भी अलग से भेद नहीं है, ये किसी भी विशेषण के साथ में आ सकता है। क्या किसे कहते हैं, देखिए जब कोई विशेषण की विशेषता बताए, जैसे एक शब्द है राम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत शब्द का प्रयोग किया हमने, सुंदर खुद एक विशेषण है और बहुत उस विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रयोग विशेषण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रयोग विशेषण कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक और विशेषण होता है जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ये भी होते विशेषण ही है, किंतु विकारी नहीं होते, ये अविकारी होते हैं, क्रिया विशेषण। अतः इनका अध्ययन भी हम जो है यहाँ नहीं करेंगे, इनका अध्ययन भी हम अविकारी शब्दों में करते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, विस्तार से अविकारी शब्दों में पढ़ेंगे। अब इस सिलेबस में ये है नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो क्रिया विशेषण जो है अलग होते हैं, ये अविकारी होते हैं। अब विकारी और अविकारी में क्या अंतर है, देखिए विकारी शब्द 4 होते हैं, इनका लिंग वचन कार्यकाल बदलता रहता है। ये कौन कौन से शब्द होते हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द आपके अव्यय आते हैं। अव्यय में क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये आदि जो शब्द है वो आपके अविकारी शब्दों में आएंगे। तो इस प्रकार से प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण की बात भी हमने की है। इसके अलावा एक बात यहाँ हम और कर लेते हैं कि क्या विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है या उसके बाद में होता है। तो देखिए विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अच्छा बालक, यहाँ पर अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। बालक क्या है, विशेष्य है। विशेषण पहले आया है, विशेष्य बाद में आया है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें बालक अच्छा है तो भी सही है, यहाँ पर विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। ठीक है, तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इसमें जो है आपका विशेषण पहले आ गया, इसमें बाद में। तो अगर हम विशेषण का प्रयोग पहले करते हैं तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ये कोई भेद नहीं है, ये कोई सा विशेषण यहाँ पर आ सकता है तो उद्देश्य कहलाएगा, वो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। और अगर विशेष्य के बाद में विशेषण का प्रयोग हुआ है तो उसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। ये कोई अलग से भेद नहीं है, कोई भी विशेषण यहाँ गुणवाची भी हो सकता है, परिमाणवाची हो सकता है, संख्यावाची हो सकता है, व्यक्तिवाची हो सकता है, सार्वनामिक हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है। और प्रत्येक विशेषण जो है उद्देश्य भी हो सकता है और विधेय भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने बात की विशेषणों की, इनकी परिभाषा पढ़ी हमने, परिभाषा समझिए, अर्थ समझा इनका, साथ ही इनमें जो विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है उसकी बात हमने की है, इनके भेदों की बात हमने की है, प्रयोग विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वो बात भी हमने की है। तो आपका जो विशेषण का टॉपिक है वो यहीं पर पूरा होता है। कोई चीज समझ में आपको नहीं आए तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं या स्कूल में संपर्क भी आप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे आप एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में चारों तरफ सारे काम धंधे, पूरी अर्थव्यवस्था जो है पूरी ठप हो चुकी है। तो हमारा जो अध्ययन जो हमारा है, विद्यार्थी से अनुरोध है कि वो अपने अध्ययन को ठप नहीं होने दे, वो अपना अध्ययन जारी रखें। मैं समझता हूँ कि घर पे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बिना शिक्षक के पढ़ना, उसकी अनुपस्थिति पढ़ना, हम तो क्लास में भी नहीं पढ़ते, तो फिर तो शिक्षक की अनुपस्थिति में घर में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। किंतु अगर आप चाहें तो अवश्य आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज जैसे समझ में नहीं आए तो हम उसको समझाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझाने का प्रयास करें हर चीज को तरीके से, और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।